वो किस्मत का बहुत धनी है, भगवान उस पर मेहरबान है। दूसरों के बारे में सब हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो किस्मत रूठ जाती है। जब भी हमें ज़रूरत होती है उसे किसी और का दरवाज़ा खटखटाना होता है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम किस्मत को अपने पक्ष में कर सकें और हमेशा ये कृपा हम पर बरसती रहे? हम किस्मत की देवी को खुश करने के लिए बस भगवान को याद करते हैं और खुश होते हैं, वहाँ चढ़ावा चढ़ा देते हैं। साथ में ये भी सोचते हैं भगवान कृपा हमारे ऊपर नहीं बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि किस्मत की इस देवी को हम प्रसन्न कैसे करें? ऐसा क्या करें कि वो सदैव हमारे साथ रहे? हमने कभी भी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की, या यूं कहें ऐसे प्रश्न कभी हमारे मन में आए ही नहीं। लेकिन प्राचीन बेबीलोन की जनता ऐसी नहीं थी। उनके मन में न सिर्फ इन सवालों ने जन्म लिया, बल्कि उन्होंने उसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश की। और प्राचीन बेबीलोन की समृद्धि को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं, उन्हें अपनी किस्मत की देवी को प्रसन्न करने का तरीका आ गया था। दोस्तों, ये कहानी हेनरिक क्लासन की प्रसिद्ध किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के पाठ से ली गई है, जो हमें यह बताती है बेबीलोन में स्कूल न होने के बावजूद भी लोग सीखने को प्रेरित रहते थे। वहाँ के टेम्पल ऑफ लर्निंग में कई स्वयंसेवक शिक्षक आते थे और लोगों की ज्ञान प्राप्ति की चाह को शांत करते थे। इस वीडियो में हम पाठ में दिए गए 3-4 कहानियों पर डिस्कस करेंगे और ढूंढेंगे किस्मत की देवी को प्रसन्न करने के उपाय। तो आइए चलते हैं बेबीलोन के एक ऐसे सभागार में जहां लोग सौभाग्य यानी अच्छी किस्मत की देवी को खुश करने के तरीके पर बात कर रहे हैं। इस सभा में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एकॉर्ड लोगों के सामने खड़ा था और सामने खड़ी भीड़ में किसी व्यक्ति को आज सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली थी। उसने भीड़ को बताया कि उसका दिन आज अच्छा था क्योंकि उसे ये सिक्के मिले और वो चाहता है कि ऐसे ही किस्मत रोज बनी रहे। तो महान एकॉर्ड, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं ऐसा कर सकूं? उस साधारण से दिखने वाले इंसान की बातें सुनकर एकॉर्ड खुश हुआ क्योंकि आज उसे चर्चा करने के लिए अलग विषय मिला था। एकॉर्ड ने तुरंत ही वहां खड़े लोगों से कहा, क्या आप लोगों में से कोई और भी है जिस पर किस्मत की देवी ऐसे मेहरबान है? जब इस सवाल का पूरा सभागार शांत हो जाता है तब एकॉर्ड बोलता है, मतलब इस तरह की किस्मत कम ही लोगों को मिलती है। तो क्या हम ऐसे भाग्य की देवी को ढूंढ सकते हैं? नहीं ना। तभी भीड़ में से एक नवयुवक बोलता है, क्या हम देवी को जुए की टेबल पर ढूंढ सकते हैं? युवक की बातें सुनकर सभी की आंखें चमक उठती हैं। वो आपस में ही चर्चा करने लगते हैं कि क्या आज हम जुए में जीतने का तरीका ढूंढेंगे। लेकिन अखरद उनकी बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, मेरे युवा साथी, तुम ही बता दो, क्या वो देवी तुम्हें वहां मिली? क्या वहां पर तुमको उनका आशीर्वाद मिला? युवक ने कहा, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। एकॉर्ड ने अपनी तेज आवाज में कहा, क्या जुए की टेबल पर हमें किस्मत की देवी की जरूरत होती है? सभागार में सन्नाटा छा गया था। उसने आगे कहा, जुए की टेबल पर क्या होता है, हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। आगे एकॉर्ड बताता है, जुए या किसी गेम को इस प्रकार से बनाया जाता है कि हर बार गेम चलाने वाला ही जीते। खेलने वाले के जीतने पर भी गेम को चलाने वाले का ही लाभ होता है। और मेरे प्यारे साथियों, एक वजह और है जिससे मैं भाग्य की देवी को जुए की टेबल पर नहीं ढूंढना चाहता, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी एक व्यक्ति को नहीं जानता जिसने संपत्ति बनाने की शुरुआत जुए से की हो। क्या आप ऐसे किसी धनवान व्यक्ति को जानते हो? वहां बैठे सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन साथ ही एक व्यक्ति बोला, एकॉर्ड, तुम घोड़े की रेस में देवी के होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कल तुमने जब उस घोड़े पर दाव लगाया जिसके जीतने की संभावना न के बराबर थी, मैं उस वक्त ठीक तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। एकॉर्ड, रेस के पहले सब जानते थे काला घोड़ा ही जीतेगा, लेकिन तुमने दूसरे घोड़े पर दाव लगाया और मुझे उस वक्त पूरा यकीन हो गया कि किस्मत तुम्हारे पक्ष में है जब तुम्हारा घोड़ा जीत गया। क्या ये किस्मत की देवी थी जिन्होंने तुम्हें बताया? उस व्यक्ति की बातें सुनकर एकॉर्ड जोर से हंसा और कहा, मेरे प्यारे मित्र, मैं किस्मत को ऐसी जगह नहीं ढूंढता। मेरे लिए तो वो प्यार और करुणा की देवी है। उनका काम जरूरतमंदों की मदद करना और लायक इंसानों को पुरस्कार प्रदान करना है। मेरे मित्र, मैं उन्हें उन जगहों पर ढूंढता हूँ जहाँ लोगों के लिए काम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ तक मेरे रेस में जीतने का सवाल है, तो मैं इसे बस एक खेल की तरह देखता हूँ और इस खेल में मैं जितना जीता हूँ उससे कहीं ज़्यादा सिक्के में मैं हारा भी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि सौभाग्य की देवी मेरी कानों में कुछ नहीं कहती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन लालच वाली जगहों के अलावा क्या हम अपनी किस्मत को अपने काम में ढूंढें? ये कहकर एकॉर्ड ने बातचीत को एक नई दिशा दी। एकॉर्ड वाकई में काफ़ी समझदार था। वो जानता था कि सभा की बातचीत को कौन सी दिशा देनी है। उसने लोगों को गलत दिशा की बजाय सही दिशा में चर्चा को प्रोत्साहित किया। उसने बोला, हम किस्मत की देवी को गिरे हुए सिक्के में नहीं देखते, जुए की टेबल पर नहीं देखते, रेस में नहीं देखते, इसलिए हमें उन्हें अपने काम में ढूंढना चाहिए। उसने अपनी बात पर जोर देकर कहा, जमीन को जोतने में, ईमानदारी से अपना काम करने में और इंसान के सभी पेशों में
अपनी कोशिश पर लाभ कमा पाना आसान है, हालांकि हर बार उसे लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके फैसले गलत हो सकते हैं, प्रकृति खिलाफ हो सकती है। लेकिन गलतियों से सीख लेकर तब भी हम लगे रहें तो लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ लाभ की संभावना हमारे पक्ष में ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि अब तक हम देवी को ऐसी जगहों पर नहीं ढूंढ रहे हैं जहाँ वो रोज आती हैं। तो मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे धंधे में वो कितना मदद करती हैं, हमारे लिए ग्राहक ढूंढती हैं, हमारे माल को अच्छा करने में मदद करती हैं, और तो और वो प्रेम और करुणा दिखाकर सदा ही हमारे लिए रोजगार में लाभ के अवसर ढूंढती रहती हैं। ये है सौभाग्य की देवी की कृपा। मेरा मानना है कि वो मेहनत और लगन से लगे रहने वालों के साथ सदैव हैं और सदा ही उन पर कृपा करती हैं। पर उस वक्त हम देवी की कृपा को नहीं देख पाते, क्योंकि लाभ में हमें सदा लगता है कि ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। वहीं ठीक उसी क्षण आपका विरोधी और आपके आसपास के लोग ये सोचते हैं कि आपकी किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। इसके ठीक विपरीत, यदि आपको धंधे में नुकसान होता है तो आप खुद बोलोगे कि किस्मत की देवी ने आपका साथ नहीं दिया। वहीं दूसरों को आपकी कमी दिखाई देगी, वो आपको आपकी गलती गिनाते फिरेंगे, है ना? तो मेरे नज़रिए में किस्मत की देवी की कृपा हमारे खुद के काम में होती है। साथियों, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या आपको कुछ और भी कहना है? वहाँ उपस्थित सभी सदस्यों ने उसकी बातों पर हामी भरी, लेकिन उनमें से एक जो थोड़ा बुजुर्ग था, उसने कपड़े अच्छे पहने थे। उसने कहा, एकार्ड, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है। ये सही है कि हम अपने काम की जगहों पर देवी को ढूंढें, लेकिन एकार्ड, हम उन मौके के बारे में क्या कहें जो हमारे समक्ष तो आए थे पर उस वक्त हमने कुछ किया नहीं। ये ऐसे मौके थे जिस पर अगर हमने काम किया होता तो ये हमारी दुर्लभ किस्मत के उदाहरण होते। इसकी वजह से हमारी जिंदगी किसी और ही ऊंचाई पर होती। एकार्ड ने कहा, मेरे दोस्त, तुम अपने जीवन के इस अनुभव को हमारे साथ साझा करो। व्यापारी बताता है कि जब वो जवान था और पैसे कमाने बस शुरू ही किए थे, तभी उसके पिताजी ने उसे एक सलाह दी। उन्होंने कहा, मुझे उनके जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी संपत्ति ऐसी नहीं बनाई जिस पर मुझे नाज हो, पर मेरे बेटे, तुम्हें इसके लिए अभी से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने मुझे निवेश करने के लिए एक योजना बताई। उन्होंने मुझे कुछ पैसे बचाकर जमीन में निवेश करने को कहा। मैं उनकी सारी बातों से सहमत था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास निवेश करने के लिए अभी भी बहुत वक्त है। और मैंने निवेश के ऊपर अपने ऐशो आराम को रखा, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे, अपने दोस्तों को दावत दी, और देखते ही देखते मैं इस उम्र में आ गया। लेकिन संपत्ति के नाम पर मैं अब भी जवानी के जैसे खाली हाथ हूँ। मैं अभी वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं पहले था, और मेरे पिताजी की बताई जमीन में निवेश करने वालों को अप्रत्याशित लाभ हुआ। एकार्ड, मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ, मुझे अपनी किस्मत के दरवाजे के साथ उसकी चाबी भी मिल गई थी, लेकिन मैं उसके अंदर जाना तब तक टालता रहा जब तक बहुत देर नहीं हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे पास भी मेरे पिताजी की तरह सलाह देने के अलावा कुछ नहीं है कि अगर बड़ी संपत्ति बनानी है तो शुरुआत छोटी से ही करनी होगी, और अगर पैसे बचाने की शुरुआत जवानी में ही कर दोगे तो आप औरों से कहीं आगे होगे। अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो मेरे जैसे रह जाओगे। क्योंकि अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैंने अपने पिता की सलाह मानी होती तो इस समय पूरी दुनिया का ऐशो आराम मेरे कदमों में होता। लेकिन अफसोस, मैं ऐसा कर पाने से चूक गया। तभी उनके बीच से एक आदमी चिल्लाया, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि किसी भी बड़ी संपत्ति के लिए एक छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने अपने बचपन में चांदी के एक सिक्के से एक बकरी खरीदी थी, और अब मेरे पास पूरा झुंड है। बाकी लोग मानते हैं कि मुझ पर देवी की कृपा है। मैं भी देवी को अनदेखा नहीं करता, लेकिन साथ में ये भी मानता हूँ कि काम को लेकर टाल मटोल न करना मेरी तरक्की का एक कारण रहा है। लेकिन जब भी हम शुरुआत करते हैं, किस्मत की देवी हमें ऐसे मौके देती रहती है, और अगर हम इसके लिए तैयार रहते हैं तो सच में कमाल हो जाता है। एकार्ड उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया कि कैसे उसने खुद को और देवी दोनों को आगे रखा। एकार्ड ने भीड़ से पूछा कि क्या कोई और भी है जो अपना किस्सा यहाँ सुनाना चाहता है। वही चरवाहा एक बार अपने साथ हुए वाक़यों को बताने लगा। एक बार मैं भेड़ों को खरीदने के लिए बाहर गया था, लेकिन वहाँ कई दिनों तक भटकने के बाद भी मुझे अपने मतलब का सौदा नहीं मिला। लेकिन जब मैं बेबीलोन वापस आया तो रात होने के कारण यहाँ का मुख्य द्वार बंद था। उस वक्त मुझे बाहर ही विश्राम करना पड़ा, लेकिन उसी वक्त किस्मत की देवी ने मेरे लिए उपहार एक किसान के रूप में भेजा। उस किसान को अपने घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने मुझे कम कीमत पर अपनी भेड़ें बेचने के लिए बोला। मैं तैयार हो गया, लेकिन उस वक्त थकान और अंधेरे के कारण भेड़ों को गिनना संभव नहीं हो सका। तो मैंने उसे सुबह होते ही पैसे देने के लिए बोला, लेकिन उसे सच में जाने की जल्दी थी, तो उसने कीमतों को और कम किया और अपने एक आदमी को भेड़ों के साथ छोड़ने के लिए बोला।
लेकिन फिर भी मैं उसकी बात नहीं माना। मैंने उसे सुबह का इंतजार करने के लिए बोला, किंतु अगली सुबह मेरी नींद खुलने से पहले ही बेबीलोन का दरवाज़ा खुल गया और उसकी भेड़ों के लिए अच्छे खरीदार आ गए और उस किसान ने बताई कीमत का 4 गुना दाम लेकर अपनी भेड़ों को बेचा। मैंने बस थोड़े से आलस के कारण अपनी अच्छी किस्मत को ठोकर मार दी, किंतु इस घटना ने मुझे अच्छी सीख दी और उस दिन के बाद मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की। उसके बाद मिले हर मौके को मैंने अपने दोनों हाथ से लपका और आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। मेरे मित्रों, जब भी सौदा अच्छा लगे तो तुरंत ही उसकी बात पक्की करनी चाहिए। अगर सौदा अच्छा हो तो अपनी कमजोरियों से ऐसे ही बचना चाहिए जैसे हम दूसरों की चालाकियों से बचते हैं। हम बदल सकते हैं, पर दुख इस बात का है जब हम सही होते हैं तब बदल जाते हैं, लेकिन गलत फैसला लेने के बाद हम जिद्दी हो जाते हैं। ये हमेशा होता है कि जब भी सौदा अच्छा होता है हमें आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए मैं पहले ही पैसे जमा कर देता हूँ। इससे मैं बाद में होने वाले पछतावे से बच जाता हूँ। वहाँ खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, यहाँ की सारी कहानियाँ एक जैसी हैं। हर बार अवसर उसी एक कारण टालने से हाथ से निकल जाता है। हर बार अवसर टालने वाले के पास एक अच्छे और नए प्लान के साथ आता है और ये हर बार हिचकते हैं। ये लोग यह नहीं कहते कि यह मौका अच्छा है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। जब मौके आजमाए ही नहीं जाएंगे तो ये सफल कैसे होंगे? एकॉर्ड के चेहरे से पता चल रहा था वो वृद्ध की बातों से सहमत है। वृद्ध ने आगे बोला कि टालने की प्रकृति हर मनुष्य में होती है। हम संपत्ति चाहते हैं, लेकिन अवसर आने पर टालने की आदत से हम निर्णय लेने में देर कर देते हैं और खुद के ही शत्रु बन जाते हैं। अपनी जवानी के दिनों में मुझे ये लगता था कि अपने गलत निर्णयों की वजह से मेरे व्यापार में मुझे हानि हो रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि मेरी टालने वाली आदत हानि का कारण है। तब मैंने शीघ्र ही से छुटकारा पाया और सफलता को गले लगाया। मेरे भाइयों, सबसे ज़रूरी यही है कि आप यह पहचानें कि कमी कहाँ है, और जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि आपकी टालने वाली आदत यह सब करवा रही है, तब आप उसे अपने दुश्मन की तरह देखेंगे। और मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो अपने सामने ही अपना सामान चोरी होता हुआ देखे, अपने शत्रु को अपने ग्राहक भगाने दे और अपने मुनाफे को बर्बाद करने दे। मेरा मतलब ये है कि अपनी कमी पहचानने के बाद इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल नहीं रह जाएगा। मैंने दृढ़ संकल्प के साथ इस शत्रु पर विजय पाई और ऐसा हर इंसान को करना चाहिए। एकॉर्ड, आप तो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हैं, तो आप हम सबकी नज़रों में सबसे किस्मत वाले हैं। तो आप खुद बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। टालने की आदत को दूर भगाकर ही इंसान सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। एकॉर्ड बोला, मैं चाहता हूं मेरे बोलने से पहले वो आदमी बोले जिसने आज की चर्चा शुरू की थी। तुम बताओ, तुमने आज की चर्चा में क्या सीखा? वो व्यक्ति बोला, महान एकॉर्ड, आज से पहले मैं किस्मत को दूसरी तरह से देखता था। हम इसे आकर्षित कर सकते हैं और ये भी कि अच्छी किस्मत इंसान के पास बिना उसकी कोशिश के होती है। लेकिन आज की चर्चा से यह समझ आया कि अच्छी किस्मत को आकर्षित करने के लिए अच्छे अवसर का लाभ उठाना बहुत जरूरी है। भविष्य में मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहूंगा। एकॉर्ड उसकी बातें सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला, मेरे मित्र, तुम सीख गए। आज हमने चर्चा की अच्छी किस्मत कैसे हासिल की जा सकती है, और हमें यह भी पता चला कि अच्छी किस्मत अवसर के साथ आती है। हम हमेशा इसका उल्टा सोचते हैं कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है अवसर उसके पास आता है। यह एक सच है कि अवसर को स्वीकार करके अच्छी किस्मत को पाया जा सकता है। जो अवसर में लाभ पाने को आतुर रहते हैं, किस्मत की देवी उन पर सदैव कृपा बरसाती है। वह हमेशा ही उनकी मदद करती है जो अपने काम को ईमानदारी से करके उनको खुश रखते हैं। इतना कहकर एकॉर्ड ने सभा को समाप्त किया। इस सभा में हुई चर्चा से हमें ये पता चलता है कि आखिर बेबीलोन इतना समृद्ध क्यों था। इनकी बातें काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक थी, लेकिन इस पाठ को पढ़कर आज के ज़माने में लोगों के मन में कुछ शंका रह जाती है। क्योंकि जब मैंने इस पाठ को अपने हितैषियों को पढ़ाया तो उनका सवाल ये था कि भेड़ वाली कहानी में अंधेरा था, तो उस व्यापारी ने अच्छा किया कि उसने लालच नहीं की, वरना उसके साथ धोखा भी हो सकता था। यही नहीं, आजकल हमारे यहाँ इतने धोखेबाज घूम रहे हैं कि अगर उनका प्लान सुनकर हम ये कहें कि अवसर हमारे पास आया है, इसे गंवाना नहीं चाहिए, तो हमारे साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। कहीं अवसर को पाने के चक्कर में हम और ना फंस जाएं। अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है तो अब ध्यान से सुन लें कि वीडियो को देखने के बाद क्या नहीं करना। ये बात तो बिल्कुल सही है, हम जिस काल में जी रहे हैं वहाँ विश्वास से ज़्यादा धोखा है। लेकिन एकॉर्ड का अवसर के लिए तैयार रहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप एक का दो करने के चक्कर में फंस जाओ। उसने हमें पहले ही आगाह किया था कि हम अवसर जुए में नहीं ढूंढ सकते, ना ही उससे कोई कभी भी बड़ा आदमी बना है। एकॉर्ड का सीधा सा मतलब ये था, हम जो भी काम करते हैं उस काम में सदैव तैयार रहें, ताकि हमें डील की लाभ और हानि पता रहे। हम ऐसे ही किसी अंधे कुएं में कूद गए तो अधिक संभावना यही रहेगी कि हमें लाभ की बजाय हानि ही होगी। भेड़ की कहानी से हम सब ये सबक सीख सकते हैं कि उस व्यापारी को लग रहा था कि ये डील लाभ का है,
फिर भी उसने बिना गिने भेड़ों को नहीं खरीदा। ये उसकी समझदारी थी। लेकिन दूसरी ओर रात में भेड़ों को न गिनना ये उसका आलस था और यही मुख्य वजह थी जो वो हाथ आए अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी बात जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो ये है कि कोई भी प्लान चाहे वो आपको कितना भी सही दिख रहा हो, आपको भविष्य के सपने दिखा रहा हो, लेकिन हमें ये अवश्य याद रखना होगा हम उसमें निवेश अपनी बचत का केवल 10% ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों योजना कितनी भी अच्छी हो हमें कभी भी भविष्य का पता नहीं होता। आप किसी भी एक गलती से ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी बचत का केवल 10% ही यूज किया है तो वो पैसे अगर चले भी जाएं तो आपकी मानसिकता पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जीतने पर भी पैसे कम ही आएंगे, पर ये रास्ता आपको बर्बाद नहीं करेगा। धीरे धीरे आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इसको ही हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। जो ये सीख गया उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों उम्मीद है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। जो बातें आपको अच्छी लगी हों आप उसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।